हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन अब बिल्कुल भी आपके सर पे आ चुका है। एग्जामिनेशन के लिए काफी कम समय बचा हुआ है। ओके, तो अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, ये पूरे साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। ओके, कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड मैं जो भी क्वेश्चन बनाया हूं आपके बुक से है। बस उसको मैंने क्या किया हूं, सिस्टमैटिक कर दिया हूं। ओके, सेट बाई कर दिया हूं, और इसका टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। क्लास में टेस्ट इसका चल रहा है, आप लोग आकर के टेस्ट दें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं, सबको शेयर करें। ये जितने क्वेश्चंस हैं इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा, जितना से ज्यादा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, घर पे याद करें, और आकर के आप क्लास में टेस्ट दे सकते हैं। ओके, तो मैंने 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसी में से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी का सेपरेट मैंने सेट बना रखा है। ओके, सभी का, आप सभी को इसका जो आंसर है वो भी अवेलेबल हो रहा है। ओके, और खुद से भी पढ़ें, खुद से पढ़ें, क्वेश्चन आंसर खुद से करें, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए आज मैं लेकर के आया हूं सेट नंबर 2, जो कि चैप्टर है आपका ये सेट नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, साइंस का सेकंड चैप्टर आपका अम्ल, क्षार एवं भस्म जो आपका चैप्टर है, उसी से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि आप शेयर जरूर करें। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के पास ये क्वेश्चंस होने चाहिए, और क्लास में आकर के आप टेस्ट दें। ओके, टेस्ट जनवरी फर्स्ट वीक से आपका शुरू हो जाएगा। आप आकर के ये टेस्ट दे सकते हैं। 2 घंटे आपको मिलेगा इसमें। 2 घंटे में आप जितना लिखना है आप लिखो, आप प्रैक्टिस करो। एक एक क्वेश्चन जो आपका पैटर्न है उसी पे आधारित है सारे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेट है, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2, आज हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 2 को। ओके, तो सेट नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये है सेट नंबर 2 में आपका, कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो क्वेश्चन अगर ये आता है आपके एग्जाम में कि कोई विलयन है, ओके, कोई विलयन है सॉल्यूशन जो लाल लिटमस को नीला करता है, तो मैंने प्रैक्टिकली ये क्लास में मैंने बताया है, एक्सपेरिमेंट करके बताया है, इसका ऑलरेडी वीडियो भी अवेलेबल है कि लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, एक रेड होता है और दूसरा ब्लू लिटमस होता है। तो रेड वाला जैसे ही ब्लू होगा तो इट मीन्स उस सॉल्यूशन में क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा। तो उसका पीएच क्या होगा, तो आपको पता है कि जो पीएच स्केल होते हैं वो आपको 1 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होगा और 7 से पहले जो होगा वो एसिडिक होगा। ओके, और इससे जैसे 7 से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये बेसिक होगा। ओके, तो इस ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में यहां दिया हुआ है, ऑप्शन में 1 है, 4 है, 5 है और 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। जिसका पीएच 10 होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ध्यान से देखें, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सुनेंगे कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो अंडे का कवच, ऑब्वियसली अंडे का जो कवच होगा वो किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा। ओके, जो ऊपर का जो उसका कवच होता है अंडे का, काफी हार्ड होता है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें CuCO3 होता है। ओके, तो कह रहा है कि कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, तो उस विलयन में कौन सा अम्ल हो सकता है या क्या हो सकता है। ऑप्शन है NaCl, HCl, LiCl लिथियम क्लोराइड एंड KCl। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो यहाँ देखेंगे हम, तो CaCO3 के साथ जब भी अभिक्रिया होगी तो HCl की होगी, और HCl की अभिक्रिया होने के साथ ही यहाँ पे कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा, और यह गैस जैसे ही चूने के पानी में प्रभावित की जाएगी, फ्लो की जाएगी, तो वो दूधिया कलर का हो जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी लैब में मैं करा चुका हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा BHCl। ओके, तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन से उपाय सुझाएंगे। अब देखिए, अगर ज्यादा एसिडिक वाले खाना, अम्लीय वाले खाना, बाहर का फास्ट फूड वगैरह आप खाएंगे तो हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में जो है अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। ओके, तो उस अम्लता को कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, ये प्रैक्टिकल सी बात है। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा, एंटीबायोटिक लेना, एनाल्जेसिक लेना, एंटासिड लेना, एंटीसेप्टिक लेना। तो क्या होगा इसमें, इसमें हम लोग एंटासिड लेते हैं, जैसे इनो ले लेते हैं। ओके, इनो ले लेंगे, या जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा मिला करके अगर उसका हम सॉल्यूशन पिएंगे तो भी हमें फायदा करेगा। ओके, तो उसको कहते हैं एंटासिड, और ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। एंटासिड जो होता है उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसका जो सूत्र होता है वो MgOH होल ट्वाइस होता है, MgOH होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये भी एग्जाम में कितनी बार पूछा है, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सके, इसके बदले में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है। जो हम लोग घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं वो क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी, क्या होगा इसमें से। तो जब हम खाना खाते हैं हम लोग ब्रश क्यों करते हैं, आप देखोगे ब्रश क्यों करते हैं हम लोग, या दातून क्यों करते हैं। तो दातून में आप देखेंगे अभी तो ट्रेंड चला हुआ है, बाहर में जा करके देखेंगे तो नीम का दातून जो है, नीम का दातून जो है वो काफी कॉस्टली बिक रहा है बाहर में, और वो क्षारीय होता है। तो हमारे मुंह में अम्लीयता बढ़ जाती है, खाने से बैक्टीरिया हमारे दांतों में लग जाता है, जिसके कारण अम्लीयता बढ़ जाती है। इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है। लिटमस विलियन जो होता है वो बैगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। तो लिटमस को किसी सॉल्यूशन में उसके पेपर को डुबा करके उसके कलर को बनाया जाता है, तो वो लाइकेन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लाइकेन हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल, ये सब नहीं होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लाइकेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, सबको पता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में आएंगे तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होगा वो 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसमें से देखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा NaOH, क्या NaOH होगा, Na2CO3 होगा, CaOH होल ट्वाइस होगा, या NaHCO3 होगा। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। ओके, NaHCO3 आपका ये होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय, जो एक जाति का नहीं हो। तो ऑप्शन आप सुनेंगे, सबसे पहले है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें ऑप्शन क्या है, जो ऑड है, ओके, यानी कि जो विषम है, वैसे भी आप कह सकते हैं जो विजातीय यानी कि जो विषम है उसको कहेंगे विजातीय यौगिक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो विजातीय होगा, क्योंकि बाकी सब में कैल्शियम है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, सबका जो आपका सूत्र होगा वो सेम होगा, CaCO3 होगा, बट इसका जो सूत्र होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। ओके, तो ये विजातीय हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल जिसको DTO बोलते हैं, शुद्ध जल जो होता है वो आपका पीएच 7 होगा। ओके, उसका पीएच 7 होगा और वो न्यूट्रलाइज होता है, बिल्कुल उदासीन होता है।
धोने का सोडा का निम्न में से आणविक सूत्र क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आया है कितनी बार। तो इसमें ऑप्शन देखें, Na2CO3 इंटू 10H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, Fe2O3 इंटू 7H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है और इसमें देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो धोने का सोडा का निम्न में से आणविक सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, Na2CO3 इसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ओके, ये हो जाएगा इसका धोने का सोडा का सूत्र। इसमें बाकी जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका CuSO4, इसको भी मैं बता दूं, CuSO4 इंटू 5H2, इसको नीला थोथा बोलते हैं, टूटिया बोलते हैं। उसके बाद Fe2O3 इंटू 7H2O, ये होता है हरा थोथा, ओके, ग्रीन विट्रॉल होता है। और एक और है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो ये 10 MCQ क्वेश्चन इसमें मैंने सेट किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का रहेगा आपके टेस्ट के लिए। ओके, और उसके बाद अब जो मैंने क्वेश्चन जो सेट किया है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी मैंने 10 दिया है। और उसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी आपका 4 क्वेश्चन है। ओके, तो पहले मैं पैटर्न को बता दूं, पैटर्न देखेंगे कि तो 10 क्वेश्चन MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 नंबर का है। उसके बाद 10 क्वेश्चन मैंने 2-2 नंबर का सेट किया है 20 नंबर का, और 5 नंबर के 4 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया है इस चैप्टर से, जो कि 20 नंबर का होगा। और ये सभी मिलाकर के 50 मार्क्स का आपका टेस्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए थ्रू आउट मैं इसको बता दूं कि कैसे लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न को आपको कैसे लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। और बुक में दिया हुआ है, मैं बार बार बोलता हूं, जो आपकी बुक है, जो NCERT बुक है, टेक्स्ट बुक है, आंसर आप उसी का लिखें, लाइन उसी के लाइन लिखें, उसका एग्जाम्पल लिखें, उसी का जो भी जो टेक्स्ट दिया हुआ है आप हूबहू सेम लाइन आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ओके, तो यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे H2SO4, इसकी अभिक्रिया जिंक से हो रही है, जिंक, और जिंक क्या है, एक मेटल है, धातु है। तो यहां क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। मैं पहले भी जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी बताया था कि जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो उसके लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस जो होगा वो मुक्त होगा। ओके, इसको बैलेंस कर देना है, देख लेना है कि बैलेंस है या नहीं, बैलेंसिंग भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करती है। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस Mg, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये भी धातु है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है और बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, ओके, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्यों। तो इसमें आप देखेंगे कि अम्ल की तरह क्यों नहीं होता जबकि इसमें भी हाइड्रोजन है। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स लगा करके जो है, एक मग लेना है, उसमें इलेक्ट्रोड लगा देना है, उसमें जल डाल देना है, जल डालने के बाद पहले H2SO4 अम्ल को डालना है, फिर ग्लूकोज को डालना है, फिर अल्कोहल को डालना है, और ये चेक करना है कि लाइट जलती है या नहीं जलती है। तो जब देखेंगे उसमें कि तो ग्लूकोज डालने के बाद लाइट नहीं जलती है, अल्कोहल डालने के बाद लाइट नहीं जलती है, और जो अम्ल डालने के बाद वो लाइट जल जाती है। यानी कि बिजली जो करंट है, जो विद्युत है, विद्युत का प्रवाह जो है वो होता है किसकी प्रेजेंस में, अम्ल के प्रेजेंस में, और अल्कोहल और ग्लूकोज के प्रेजेंस में नहीं होता है, वो आयन में नहीं टूट पाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं नहीं निकलते हैं, जिसके कारण जो है विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इसको अम्ल में नहीं रखा गया। ओके, इसका आंसर भी है, बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से लिख सकते हैं, और समझ गए, समझ के आप अच्छे से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सेम उसी पे मिलता जुलता क्वेश्चन है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता,
क्यों? जबकि वर्षा जल करता है। तो आश्वित जल मैंने बताया शुद्ध जल को कहते हैं, H2O होता है। उस वो जो है ना आश्वित जल में वो प्योर होता है, शुद्ध होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा। और जो वर्षा का जल होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है, इसके कारण उसमें जो क्या होते हैं वो अशुद्ध होता है, मिनरल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं, जिसके कारण विद्युत का वो सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? ये सारे क्वेश्चन जो है मिलता जुलता है और इसमें से कोई आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें इसमें से एक क्वेश्चन तो रहना है। ओके, और आंसर इसका सब यही होगा कि हाइड्रोजन H प्लस हाइड्रोनियम आयन में जब तक नहीं टूटेगा कोई यौगिक तब तक वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। ओके, तो जल की अनुपस्थिति वाला भी यही हो गया। सेम आंसर इसका ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। जब ताजा दूध आप देखेंगे तो वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक ना, अम्लीय होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही दही बनाएंगे तो दही का पीएच मान कम होता है, वो अम्लीय होता है और इसलिए उस दूध के पीएच का मान जो है वो घट जाता है। ओके, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं दही में, वो कर्डलिंग करता है, उसको दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो जब भी हम किसी अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, वो क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका ये कहलाएगा। इसके उदाहरण आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है, एक है NaOH प्लस HCl का रिएक्शन कराना है, दूसरा MgOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl का रिएक्शन करा देना है। जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है सेम उसी एग्जाम्पल को आपको लिख देना है। ओके, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? उदाहरण के साथ लिखे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है एकदम, और इसको ये एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है सो, और इसके उदाहरण लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तन में तो खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? अभी मैंने बताया कि पीतल और तांबा वो क्या है? धातु है, और जैसे ही किसी धातु में हम अम्ल का प्रयोग करेंगे, अम्ल रक्त के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो सही नहीं है। अगर उस चीज को हम खाएंगे तो वो हानिकारक करेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए नहीं रखा जाता है, वो अभिक्रिया कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? अम्ल ऑलरेडी अभिक्रिया जल्दी कर लेता है जल के साथ, तो जैसे ही अगर हम जल में अम्ल को डालेंगे तो काफी उष्मा निकलेगी, हो सकता है बर्तन फूट जाए, या आप डाल रहे हैं तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो ये कभी भी लैब में ये गलती नहीं करनी है कि अम्ल को हम डायरेक्ट जो है जल में डालेंगे। जब भी डालेंगे तो जल जो है वह अम्ल में डालेंगे धीरे धीरे करके, और तब उसको तनुकृत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे तो कठोर जल जो होगा वो मृदु हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करेगा थोड़ा उसे। अब है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो उसको आप समझ लें। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। जल के साथ इसकी अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। जल के साथ अभिक्रिया कराना है, इसका समीकरण लिखना है। ओके, तथा इसके दो उपयोग जो आपके बुक में दिया है वह सेम एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे, कहीं न ज्यादा लिखना है न कम लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। तो आपके अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो 5 में 5 आपको दिया जाएगा। ओके, अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग ज्यादा नहीं अगर लिख दोगे तो फिर कोई नंबर आपका हो सकता है कि नंबर तो मिलेगा बट लेंदी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने की जरूरत, टू द पॉइंट आप लिखेंगे इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखो। ये भी क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा, मैं बता दूं यहाँ पे कि इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। और तो इसे भी सेम जो बुक में दिया हुआ है उसी तरह लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। तो ये तीन क्वेश्चन, तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। बट यहाँ आपको प्रैक्टिस करना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है, सभी क्वेश्चन को टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और लिखने के बाद आकर के आपको टेस्ट देना है। ओके, तो अभी ही पता चल जाएगा कि आपने कितना याद किया है और कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सिरका, ओके, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, चींटी का डंक मेथनोइक एसिड होता है, और शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, तो ये पांच, इसके अलावा भी है, कोई एक इसमें से क्वेश्चन आपका रहेगा। तो ये सेट 2 का मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग को बता दिया हूं, कैसे लिखना है, ये भी आपको समझ में आ गया है। ओके, तो मैं बार बार यही बताता हूँ, बोलता हूँ कि जितना हो सके अभी कम समय में आप किस तरह से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को कैसे याद कर सकते हैं, वो टेक्निक भी मैं बता रहा हूँ। ओके, और इसके साथ साथ किस तरह से लिखना है, कैसे आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम का समय कम है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ें, रिविजन के साथ याद हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। तो एक बार फाइनल आप याद करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, जितने स्टूडेंट्स अभी जो भी एग्जाम दे रहे हैं सभी को शेयर करें और लाइक करें। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट मैं सेट जो है वो बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा इस पे। ओके, थैंक यू।